हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर हम लोग देखने वाले, जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रसारित किया गया लास्ट क्या है, रिड्यूस सिलेबस के अनुसार है। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे इसके प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखें उनको जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे इक्विलिब्रियम के। तो देखिए सबसे लास्ट वन यहाँ पे टॉपिक दे रखा है, क्या है कि डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर का अगर डिसोसिएशन करते तो क्या होगा, क्या चीजें बनेगी। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आसानी से टूट जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये आयंस के रूप में बहुत ही आसान तरीके से टूट जाता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि H2O को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो किस में टूटता है, H प्लस में, और किस में, वो H माइनस आयन में टूट जाता है। H प्लस में और वो H माइनस आयन में टूट जाता है, ठीक है। और यही H प्लस और वो H माइनस को फिर से रिकम्बाइंड करते हैं, फिर से एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो फिर से हम लोग का क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब वो H माइनस और H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। वाटर से आप H प्लस वो H माइनस बनाइए, या H प्लस वो H माइनस से आप वाटर बना लीजिए। तो हम लोग जानते हैं लोमा को अगर अप्लाई करेंगे, लोमा को अगर अप्लाई करेंगे तो लोमा क्या कहता है, हमेशा कहता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाले साइड का राइट साइड वाले को ऊपर में लेना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का क्या कर लेंगे, गुना में लेंगे, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ राइट साइड वाले का दोनों को गुना में मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में ले लेंगे, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का ले लेंगे, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन। यही क्या हो जाता है हम लोग का, कि यही हम लोग लोमा के अनुसार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाता है, लोमा के अनुसार, ठीक है। वेयर के बराबर लिख दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसका, वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। देयरफॉर यहां पे कर सकते हैं कि ये जो वाटर है, वाटर को इधर के से गुना कर देते हैं, के इंटू वाटर हो गया, और इधर जो मोलर कंसंट्रेशन में H प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वो H माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किसका दिया हुआ है, वाटर। तो वाटर को हम लोग W लिख देते हैं, तो डायरेक्टली लिख देते हैं KW, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ किसका, वाटर। KW डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट मींस आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये क्या हो जा रहा है, H प्लस का और वो H माइनस का दोनों मल्टीप्लीकेशन में मोलर कंसंट्रेशन का वैल्यू है। तो वेयर क्या लिख सकते हैं, KW बराबर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ किसका, वाटर। वाटर का क्या हो जा रहा है, आयोनिक प्रोडक्ट हो जा रहा है। इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तो देखिए यहाँ पे चीजें क्या कह रही है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड वो H माइनस आयन, किसका, कि गुना के भाव में लेंगे किसका, मोलर कंसंट्रेशन किसका, H प्लस आयंस का, और किसका, वो H माइनस आयंस का। वो कहां पे है, प्रेजेंट इन, कहां पे, वाटर और इन एक्वा सॉल्यूशन। ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वाटर में हो सकता है, वो कहां पे हो सकता है, एक्वस सॉल्यूशन में भी हो सकता है, ठीक है। एक्वस का मतलब है कि वाटर की मात्रा होनी चाहिए उसमें, ठीक है। इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट कहेंगे, वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। बात क्लियर हो गया कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, देखिए हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, इसी को हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ क्या बोल दिए, वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट हो गया, हो गया, हो गया ना। चलिए गुड, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेज। KW जो आपका वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला है, ठीक है, तो उसका KW का प्रोडक्ट मतलब वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा KW का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है, इसका जो है आयोनिक प्रोडक्ट किसका, वाटर का, उसका वैल्यू हम लोग क्या कहेंगे कि बढ़ता जाएगा। कभी कभी पूछ देता है कि KW का वैल्यू इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा कब, जब आप वाटर मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं डिक्रीज करा रहे हैं तब क्या होगा, तो डायरेक्टली कह देना कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ये भी वैल्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चलो मजा आ रहा है ना। चलो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों का वैल्यू देखो, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है, 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर हो जाता है। दोनों का कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर हो जाता है। दोनों के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन इतना हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, किस किस कैसा सॉल्यूशन, केस 1 ले लिए न्यूट्रल सॉल्यूशन जहां एसिडिक नहीं है ना ही बेसिक है, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन की बात कर लो या वो H माइनस आयन की कंसंट्रेशन की बात कर लो, कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 m का मतलब मोलारिटी। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है 10⁻⁻7 के बराबर हो जा रहा है। H प्लस आयन ले या वो H माइनस, दोनों में से किसी का भी ले तो न्यूट्रल में कितना हो जा रहा है 10⁻⁻7 m मतलब मोलारिटी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर एसिडिक ले लें तो किसके लिए ले लें, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, तो एसिडिक का क्या होगा, कंसंट्रेशन अधिक होगा किसके तुलना में, वो H माइनस की तुलना में, मतलब 10⁻⁻7 से ग्रेटर हो जाएगा किसका, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। जब 10⁻⁻7 से बड़ा हो रहा है H प्लस का, तो वो H माइनस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 10⁻�7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो जाता है एसिडिक मीडियम के लिए आपका। चलिए ठीक है, आगे चलते किसके लिए, केस 3 चलते कि इसके लिए बेसिक सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, बेसिक का मतलब वो OH का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब ना बेसिक होगा। अगर कोई कह रहा है कि बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन का मतलब हो रहा है कि वो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होने वाला, अधिक है, H प्लस का क्या है, कम है, तब क्या है, वो बेसिक सॉल्यूशन है। मतलब अब्बर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, कम होने वाला है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अब्बर का क्या होने वाला है, कम होने वाला है, किससे, 10⁻⁷ से। लेकिन OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किसके, 10⁻⁷ से। तो बातें याद रखना, यही सब चीजें ना आपको क्या करता है कि फंसा के रख देता है कि सर कैसे क्या होगा, अब भी तो एकदम समझ में आ जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, लेकिन बाद में जब एग्जाम का टाइम आता है ना बाबू, तब आपका ये चीजें दिमाग से इधर उधर होने लगता है। इसलिए हम यही प्रयास करेंगे कि ये सारी चीजों को आप अपने दिमाग में सेट करें धीरे धीरे, और इन चीजों को बहुत ही आसान तरीके से बनाने का प्रयास करें, दिमाग में सेट करें, ताकि आपका जो एग्जाम होगा उसमें नंबर की प्राप्ति अधिक होगी। क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब से कब एग्जाम होगा, 24 क्या जुलाई से, जुलाई नहीं अप्रैल मई, मतलब 24 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में होगा। कब होगा, 24 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में। तो ये चीजें हल्का ध्यान देना है कि आपका एग्जाम 12th के एग्जाम जैसे खत्म होगा वैसे आपके एग्जाम लेने की संभावना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे और मौज करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट वन समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हम लोग का अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक, क्या आ गया, साल्ट आ गया। साल्ट किसे कहते हैं, वाह जी वाह, कहता है कि नमक किसे कहते हैं, साल्ट किसे कहते हैं, ये कोई बात हुआ, सिंपल सा कहेंगे कि द कंपाउंड प्रोड्यूस बाय, वैसा कंपाउंड जो बनता है बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के पश्चात जो कंपाउंड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में लवण के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा बता सकते हैं कि सॉल्ट किसे कहेंगे, तो एसिड और बेस के रिएक्शन आपस में करा देंगे तो वो क्या बना देगा, साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे NaOH ले लिए जो कि क्या है, बेस के रूप में, HCl ले लिए क्या है, एसिड, जो दोनों को मिलाए तो आधा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ भागता है, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ भाग गया, डिस्प्लेसमेंट टाइप में हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको 11th क्लास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या बना दिया, साल्ट बना दिया, प्लस क्या निकल गया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट के नाम से जानेंगे, सॉल्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितने प्रकार के होंगे। तो सॉल्ट सबसे पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, पहला टाइप नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है कि व्हेन एन एसिड एंड या बेस, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे की जो रिएक्टिविटी है उसको पूरा पूरी क्या करेगा, खत्म कर देगा। When an acid and या बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे का जो पावर है उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा, पूरा उदासीनीकरण अभिक्रिया कर देगा। द साल्ट प्रोड्यूस इज कॉल्ड नॉर्मल साल्ट। क्या कहता है कि जब हमने एसिड को मिलाया और बेस को मिलाया, दोनों के अभिक्रिया के पश्चात दोनों की रिएक्टिविटी खत्म हो गई और दोनों क्या हो गया, उदासीन हो गया, तो उसी साल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट कहेंगे। जैसे NaOH को मिलाए किसके साथ, HCl के साथ, तो ये क्या बना दिया, NaCl बना दिया, प्लस क्या बना दिया, वाटर बना दिया, क्या बना दिया, वाटर। तो ये साल्ट जो हो गया वो आपका क्या हो गया, नॉर्मल साल्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे यहां ले लिए NaOH प्लस
प्लस एसिड कोई भी ले सकते हैं, बेस कोई भी ले सकते हैं, इसमें मतलब नहीं है कि आपको सेम एसिड सेम बेस होना चाहिए, ठीक है। NaOH प्लस H2SO4 क्या बना दिया, Na2SO4 प्लस 2H2O, जो कि क्या है, सोडियम सल्फेट, जो कि क्या है, नॉर्मल साल्ट के रूप में होता है। तो ऐसे हमने जान लिया कि नॉर्मल साल्ट सीधा सीधी एसिड के साथ बेस का रिएक्शन साल्ट और वाटर बना देगा, नॉर्मल साल्ट बन जाएगा, ठीक है। नॉर्मल साल्ट कंटेंस नाइदर डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन, जो नॉर्मल साल्ट होता है ना ही उसमें H प्लस आयन पाया जाएगा, ना ही उसमें डिस्प्लेस होने वाले वो H माइनस। देखो तो कहीं H प्लस आयन है या कहीं पे क्या है H प्लस आयन, या क्या कह सकते हैं वो OH माइनस आयन है, इसमें भी देखो H और OH का नामो निशान नहीं है। तो इस प्रकार के साल्ट को हम लोग क्या कहेंगे कि नॉर्मल साल्ट कहेंगे, क्योंकि इससे कोई चीजों को हम लोग डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इससे जो H प्लस या OH माइनस आयन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट के नाम से जानते हैं। ओ जी क्या किए जी आपने, हाँ जी, चलें आगे चलें, गुड, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब कहता है कि एसिड साल्ट, साल्ट भी होगा लेकिन कैसा होगा वो साल्ट, एसिडिक मीडियम में होगा। साल्ट कैसा होगा, एसिडिक वाले साल्ट हो जाएंगे। तो एसिडिक साल्ट कैसा हो जाएगा, तो देख लीजिए कि वेन या पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक बेस, अच्छा बेस है, वेन या पॉलीबेसिक बेस ऐसे करके दे रहा है कि न्यूट्रलाइज्ड वेन या पॉलीबेसिक बेस, एक सेकेंड, हाँ, पॉलीबेसिक बेस यहां पे क्या कर रहा है कि वेन या पॉलीबेसिक बेस किधर दिए जी, हाँ यहां पे देखो बेस नहीं है, वेन या पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक का मतलब क्या होता है यहां पे समझना कि वैसा एसिड, जैसे मान लेते कि H2SO4 ले लिया, सल्फर है, कितना ऑक्सीजन है, 4 गो, 1 2 3 और 1 4, सबका बैलेंस ही फुलफिल करेंगे, लेकिन H2 है तो कितना हो गया, 2 जगह पे 1 और 1 2, इसका सल्फर के बारीक कच में 6 गो, 2 और 2 4 और 2 1, देखो गिन लो अच्छा से, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इधर भी ऑक्सीजन को दिए 2 गो, 1 और 1 2 डबल बॉन्ड हो गया, इधर क्या क्या दिए, टोटल इसके पास सल्फर के पास 6 ही है, इसको एक इधर से दिए, एक हाइड्रोजन के तरफ से दे दिए, एक इधर से दिए, एक हाइड्रोजन के तरफ से दे दिए, टोटल सल्फर का कितना यूज हो रहा है, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन भाग जा रहा है। तो देखो यहां पे जितना OH बनाएगा ना, कितना OH बनाया, 2 गो बनाया, तो उतना ही उसको बेसिक कहेंगे। तो कितना बेसिक एसिड है, ये एसिड है, लेकिन कितना बेसिक एसिड, तो पॉलीबेसिक में डाई बेसिक एसिड हो जा रहा है। किस बेसिक का, डाई, मतलब 2 गो OH माइनस आयन यहां पे बना रहा है, 2 OH बना रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डाई बेसिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं, डाई बेसिक एसिड ये होता है। तो वही क्या कहता है कि हम लोग लेंगे वेन या पॉलीबेसिक, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक वाला कोई एसिड लेंगे, इज पार्शियली न्यूट्रलाइज, वो जो बेसिक एसिड है उसको हम लोग क्या करें, न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, उसका हम लोग जो अभिक्रिया है, उसका जो मतलब रिएक्टिविटी है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, पार्शियली करा रहे हैं, पूरा पूरी नहीं, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा थोड़ा। द साल्ट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एन एसिड साल्ट, जो साल्ट प्रोड्यूस होगा, जो आपका साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उस साल्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, एसिड साल्ट के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे हमने ले लिया NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4, यहां पे देखो पूरा पूरी टूटता नहीं, बन क्या जाता है, NaHSO4, मतलब ये ऐसे नहीं बना रहा है, ये पूरा पूरी नहीं बना रहा है कि इसको H वाला को पूरा पूरी बाहर कर देते, ऐसे नहीं कर रहा है। कैसे कर रहा है, NaHSO4 बना रहा है, ऐसे कर देता ना, Na2SO4 ऐसे करके कर देता, ठीक है। सो नहीं कर रहा, आधा अधूरा कर रहा है, तो आधा अधूरा करना ही आपका क्या कहला रहा है, यहां एसिडिक साल्ट, मतलब पूरा पूरी H को नहीं निकाल रहा है, तो दैट इज नॉन H, क्या कहलाएगा, एसिडिक साल्ट, मतलब थोड़ा सा उसमें अभी भी पावर एसिडिक का है। अगर पूरा पूरी निकाल देता तो नॉर्मल साल्ट बन जाता, लेकिन पूरा पूरी H प्लस नहीं निकाल रहा है, यहां पे H अभी भी मौजूद है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे, तो आप कह सकते हैं एसिडिक साल्ट कहेंगे, जिसका नाम क्या है, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि किस साल्ट के नाम से जाना जा रहा है, एसिडिक साल्ट के नाम से जाना जा रहा है। वाटर तो निकलना है तो निकल ही रहा है, ठीक है। आगे देखिए, दिस एसिड साल्ट
इज आल्सो कॉल्ड बाय साल्ट। इस एसिड साल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बाय साल्ट, क्योंकि वो H माइनस कितना था, 2 था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बाय साल्ट कर दिया, क्योंकि इसमें डिस्प्लेस होने के लिए क्या तैयार है, H प्लस आयन। यहां पे जो H है ना वो आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो देखो यहां पे अगर रिएक्शन करा देते बेस के साथ तो देखो Na2SO4 बना रहा है, और यहां से पूरी वाटर मतलब Na2SO4 जो बना रहा है वो किससे, NaHSO4 से। तो यहाँ का H जो है पूरी वो निकाल दे रहा है और नॉर्मल साल्ट बना दे रहा है। तो वही कहता है कि एसिडिक साल्ट उसे कहते हैं जिसमें क्या होना चाहिए कि एसिडिक की मात्रा थोड़ी सी प्रेजेंट होनी चाहिए, तब उसी को हम लोग कहेंगे क्या, एसिडिक साल्ट। और उससे बाद में फिर से चाहे तो उससे डिस्प्लेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका नॉर्मल साल्ट बना सकते हैं। तो ये चीजों को आप थोड़ा सा दिमाग में सेट कीजिएगा। नेक्स्ट वन कहा जा रहा है कि बेस साल्ट। बेस साल्ट क्या होता है कि वेन ये पॉली एसिडिक, अब्बर क्या होगा कि उल्टा वो H जितना यहां पे देखेंगे उतना होना चाहिए यहां पे। तो यहां पे देखिए पॉली एसिडिक, वहां पे जस्ट उल्टा था, यहां पे उल्टा होने वाला है कि न्यूट्रलाइज द पार्शली बाय एन एसिड। क्या करता है कि जिसको न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, पॉली एसिडिक बेस है, जो वो OH वाला बेस है, जो पॉली वो OH बहुत जगह पे जुड़ा हुआ है, तो वो वाली चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जो साल्ट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस साल्ट के नाम से जानेंगे। किस साल्ट के नाम से जानेंगे, बेस साल्ट के नाम से जानेंगे। जैसे हमने एक बेस को यहां पे ले लिया, बेस MgOH का होल ट्वाइस लिए, जिसको HCl के साथ लिए, तो क्या हो गया, MgOHCl, मतलब पूरा OH को यहां पे बाहर नहीं निकाल रहा है, वहां पे H प्लस को नहीं निकाल रहा था पूरी, यहां पे OH को पूरी नहीं निकाल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस साल्ट के नाम से जानेंगे। इसका नाम क्या हो जाता है, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका किस क्या है, बेस साल्ट है। मतलब OH इसके कंपाउंड में होना एकदम 100% जरूरी है, तभी ये क्या होगा, बेसिक साल्ट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, बेसिक साल्ट नहीं होगा। जिस प्रकार से ऊपर में हमने देखा था कि उसके कंपाउंड में H आता ही था, इसी प्रकार से यहां पे वो H आना 100% जरूरी है। ये क्या कहता है कि द बेस साल्ट कंटेन्स डिस्प्लेसेबल ऑफ OH माइनस आयन। तो कहा जाता है कि बेसिक साल्ट में क्या होता है डिस्प्लेस होने के लिए, तो OH माइनस आयन जो है उसको डिस्प्लेस होने के लिए वो तैयार रहता है, जबकि उसमें क्या होता था, एसिडिक साल्ट में H प्लस आयन डिस्प्लेस होने के लिए तैयार रहता था। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे MgOHCl प्लस HCl, तो क्या बना देगा, यहां से OH को डिस्प्लेस कर दिए, OH को निकाल दिए, तो क्या बना देगा, MgCl2 प्लस वाटर बना दिया, जो कि किस साल्ट के नाम से जाना जाएगा, नॉर्मल साल्ट के नाम से जाना जाएगा। चलो धमाका हो चुका है, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट टॉपिक, साल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या कहलाता है, साल्ट का हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग जानते हैं कि साल्ट का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है कि कोई भी चीजों को, कोई भी साल्ट को व्हेन साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। ये क्या होता है, टूट जाता है किसमें, आयंस के रूप में। मतलब NaCl को हमने डिजॉल्व किया, Na प्लस में टूट गया और Cl माइनस में टूट गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज डिसोसिएशन ऑफ साल्ट। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसोसिएशन ऑफ साल्ट के नाम से जानते हैं, कि साल्ट का टूटने के नाम से जानते हैं। द आयंस फर्निश्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ साल्ट में कंबाइंड विथ वाटर प्रोड्यूसिंग एसिडिटी H प्लस और वो H माइनस अल्काइल वाला नीचे अल्कलिनिटी जो OH माइनस होता है, तो दोनों को अगर H प्लस आयन और OH माइनस आयन जो भी आएगा उसमें, तो वो फिर से जुड़ जाएगा। तो इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, साल्ट का हाइड्रोलिसिस। मतलब पहले तोड़ेगा फिर से जोड़ेगा, तो इससे जो साल्ट का तोड़ना और जोड़ना जो हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका साल्ट का हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिए, जैसे NaCl को तोड़े, Na प्लस में Cl माइनस में, मतलब प्लस और माइनस में टूटना है, फिर प्लस माइनस को अगर जोड़ दिया तो फिर से बन गया, तो वो क्या हो गया, साल्ट का हाइड्रोलिसिस। NH4Cl, NH4 के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस, ये क्या हो गया, आपका साल्ट का हाइड्रोलिसिस हो गया क्या। नेक्स्ट वन, लास्ट वन टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन यहां से पूछता है बनाने के लिए, इसलिए इसको लगाना है VBI टॉपिक। मैक्सिमम कंपटीशंस में भी इसको सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए आपका पूछता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेंगे और मेन मुद्दे पे आएंगे, जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो सिंपल से कहेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, कितना अधिक से अधिक नंबर ऑफ मोल्स
घुल जा रहा है, कोई भी सॉल्वेंट है, मान लेते कि 1 लीटर का सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जाके घुल गया, जितना अधिक से अधिक घुल जाएगा उसी को उसका क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी के नाम से जानेंगे। सॉल्युबिलिटी को हमेशा डिनोट करते हैं बड़ा वाला एस से। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम, यहां पे वो वाला बात याद नहीं रख लेना कि सर इंट्रोपी को हम लोग इंट्रोपी को हम लोग डिनोट करते थे ऐसे, नहीं, यहां पे इसका है एस, तो हल्का छोटा भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट ऑब्टेन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, और जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कितना सॉल्यूशन बन रहा है, 1 लीटर का सॉल्यूशन बन जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं। जो सॉल्यूशन बनेगा घुलेगा पूरा तबे ना सॉल्यूशन बनेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। पूरा पूरी घुल जा रहा है तब वो सॉल्युबिलिटी हो जा रहा है, और उसी को हम लोग क्या करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो एस बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। जैसे हम लोग मोलारिटी का लिखते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी प्रकार से वो भी है, सेम है सॉल्युबिलिटी मोलारिटी के केस में। ठीक है, अब ध्यान देने वाली मुख्य बातें, जितना भी साल्ट पाया जाता है, जितना भी साल्ट, जैसे आपका ऑल नाइट्रेट्स वाले साल्ट, जैसे NaNO3, KNO3, Ca का हॉल 2 NO3 ऐसे करके आता है, CaNO3 का हॉल ट्वाइस ऐसे करके आता है, तो वो सारी चीजें जो हो जाएगा नाइट्रेट वाले साल्ट होंगे, सब एकदम पानी में डालो छूमंतर हो जाएगा, तुरंत तुरंत घुल जाएगा। ठीक है, तो हाईली सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। और क्या होगा कि अगर दे दिया जाए Na+ का मतलब NaCl, पोटेशियम का दे दिया KCl, NH4Cl, ये सारे साल्ट्स होते हैं, सारे क्या हाईली सॉल्युबल साल्ट होते हैं। तो हाईली सॉल्युबल साल्ट्स को थोड़ा सा याद रखना। और कुछ साल्ट्स जो ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अस्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री में बोलता है अस्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट। अस्पारिंगली का मतलब होता है कि एकदम कम घुलेगा, ना के बराबर घुलेगा, बहुत ही कम घुलेगा, उसको फिजिकल में कहता है अस्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट। तो हम लोग फिजिकल पढ़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अस्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट होते हैं कुछ कुछ, तो वो होगा। या अगर इनऑर्गेनिक में इसी की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं इनसॉल्युबल साल्ट। वो साफ सुथरा कह दे रहा है, मना कर दे रहा है कि ये क्या है, सॉल्युबल नहीं, क्या है, इनसॉल्युबल साल्ट है। लेकिन वो क्या कहता है, अस्पारिंगली, मतलब एकदम कम ही मात्रा में सॉल्युबल होगा, एकदम धीरे धीरे वो सॉल्युबल होगा। तो वो कौन कौन से साल्ट होते हैं, जैसे AgCl बहुत ही कम घुलने वाला, AgBr, AgI, BaSO4, ZnS, ये सब क्या है, अस्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट है, मतलब बहुत ही कम घुलने वाले साल्ट है। अगर आपसे पूछ दिया NaCl और AgCl में कौन ज्यादा घुलनशील है, तो आप नहीं बता सकते कि NaCl क्या होगा, ज्यादा घुलनशील होगा, मोर सॉल्युबिलिटी देन किससे, AgCl से, क्योंकि AgCl तो बहुत ही कम मात्रा में घुलता है ना। तो ये बातें आप आसानी से, 1 नंबर का जवाब आप बहुत आसान तरीके से दे सकते हैं, आपने अगर सॉल्युबल मतलब अच्छे से याद रखा, हाईली सॉल्युबल और आप अस्पायरिंगली सॉल्युबल को याद रखें तो। ठीक है, अब मुद्दे की बात आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर किसी हमने सॉल्युबल साल्ट, कैसा, अस्पायरिंगली सॉल्युबल, मतलब ऐसे नहीं कि पूरा पूरी सॉल्युबल साल्ट ले लेंगे, कैसा साल्ट लेंगे, अस्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट लेंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डिजॉल्व करेंगे या तोड़ेंगे, तो उससे जो आयंस बनेगा, जैसे Ag+ और Cl- बन जाता है, तो उससे जो बनेगा उसके मोलर कंसंट्रेशन को गुना के भाव में ले लेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। देखिए फिर से याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मतलब गुना ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मोलर कंसंट्रेशन कोई आयंस के, जो कि क्या होगा, अस्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट होगा, किसमें, इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसी को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के नाम से जान रहे हैं। जैसे AgCl क्या अस्पायरिंगली सॉल्युबल है, तो ये किसमें बन रहा है, आपका क्या बन रहा है कि यहां पे बन जा रहा है किसमें, Ag+ और किसमें बन जा रहा है, Cl- में बन जा रहा है। तो ये हो गया अस्पायरिंगली सॉल्युबल, मतलब लेस सॉल्युबल वाले साल्ट हो गए। ठीक है, अब इसका अगर पूछा जाए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, तो इधर राइट साइड वाले जितने हैं जो बन रहे हैं उसके आयंस का कंसंट्रेशन ले लेंगे, राइट साइड वाले आयंस का कंसंट्रेशन ले लेंगे। एक बात याद रखना, आप लोग को बार बार बताते हैं, यहां पे चीजें ध्यान देना बाबू, क्या होता है कि यहां पे चीजें क्या हो जाएगी, आपका
जो ये जो यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे जितना गुना होता है ना स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो यहाँ पे क्या होता है पावर में आ जाएगा। यहाँ पे पावर अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाता है, पावर में आ जाता है। ये बातों को याद आपको रखना है, बहुत ही 100% दिमाग में सेट रखना है कि पावर क्या होता है, जितना स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है पावर में आ जाता है। तो केएसपी से डिनोट करते सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, तो केएसपी बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस, दोनों का गुना के रूप में ले लेते हैं। अगर इसका कोई स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए इसका पावर नहीं होगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करने के लिए यहीं से क्वेश्चन पूछता, पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और सॉल्युबिलिटी को निकाल रहे हैं, केएसपी और एसपी को, मतलब एस को निकाल रहे हैं और केएसपी को निकालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए कैसे निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है कि AgCl को हमने ले लिया, किसको ले लिया AgCl को हमने ले लिया, एक सॉल्यूशन को लिए किसको AgCl को हमने ले लिया। तो क्या होगा कि लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl का सॉल्युबिलिटी लिए इन वाटर, किसमें वाटर में, इसको हमने मान लिया S मान लिया किसका सॉल्युबिलिटी है, कितना मान लिया S, एक आयन के लिए S, अगर 2 आयन रहेगा 2S, 3 आयन रहेगा 3S, जितना आयन उतना S। ठीक है, तो इसको AgCl को हमने तोड़ा, तो Ag प्लस में टूटा और Cl माइनस में, एक ही Ag है एक ही Cl, इसलिए एक आ रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा रहता तो ज्यादा हम लोग करते। ठीक है, तो यहां पे इसका हमने ले लिया कितना, इसका सॉल्युबिलिटी इसका 1 है इसलिए 1S, इसका Cl भी कितना 1 है तो इसलिए क्या लिए 1S ले लिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमने कितना लिया S और S लिए, क्योंकि 1 है इसलिए S लिए। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर KSP बराबर क्या कहता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इसका Ag का, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag का और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका Cl का हमने ले लिया, दोनों का है। अब दोनों का सॉल्युबिलिटी कितना हमने ले लिया, इसका S माने इसका क्या है S है, 1 है तो S है, 2 है तो 2S रहता, तो यहां पे 1 है ये भी, तो ये भी क्या है S गुने S कितना हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इसका कितना हो जाएगा S²। तो सॉल्युबिलिटी आप नहीं बता सकते कि सॉल्युबिलिटी कितना हो सकता है S², मतलब जब दोनों रेशियो में कितना आ जाए, दोनों रेशियो में जो आयन होना चाहिए वो आपका 1:1 रेशियो में है, तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा एकदम सभी का सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा S² इसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। अगर AgCl के जगह पे और भी कोई AgI दे दे, AgBr दे दे, तो दोनों का रेशियो अगर 1:1 है ना, तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा S² के फॉर्म में इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका हो जाएगा पक्का वाला। ठीक है, अगर इसका कहें कि सॉल्युबिलिटी नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं, आप सॉल्युबिलिटी चाहिए, तो हम लोग S निकालना चाह रहे हैं, किसका S अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो S नहीं निकाल सकते, इधर जो पावर में इधर जाएगा तो इधर क्या कर देंगे रूट अंडर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा KSP हो जाएगा, हो गया यही तो हो गया। तो सॉल्युबिलिटी भी निकल गया और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हमने यहाँ पे कुल मिला के निकाल लिया। बातें क्लियर हो रही है, यहां से क्वेश्चन रहेगा बाबू, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन हम लोग ले रहे हैं, देखो Ca कितना है 1 रेशियो में, F कितना है 2 रेशियो में, 1:2 रेशियो वाला अबर साल्ट हम लोग ले रहे हैं, 1:2 रेशियो वाला। तो क्या होगा, इसको तोड़ेंगे, देखो सबसे पहले तोड़ रहे हैं, तो देखो तोड़ रहे हैं Ca के ऊपर 2 प्लस, तो F के ऊपर कितना माइनस 1 माइनस, F के ऊपर कितना माइनस 1 माइनस आयन हो गया, F के ऊपर 1 माइनस आयन है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखना है कि हम लोग चार्ज भी बैलेंस करते हैं, ये 2 गुना, तो ये कितना 1, तो कितना गुना करेंगे 2, तो किधर है इधर F कितना है 2, तो 2 हमने लिख दिया 2F। ठीक है, हमको पता है कि अगर 1 रहता है स्टिचोमेट्रिक तो S होता है, 2 को अगर स्टिचोमेट्रिक तो 2S होता है। इसका सॉल्युबिलिटी हमने कितना माना S 1 है इसलिए कितना होता है इसका 1S होता है, 2 है इसलिए इसका कितना होता है 2S, अगर 3 होता है 3S हो जाता है। ठीक है, यहां पे आगे समझेंगे बाबू, तो हम लोग जानते हैं यहां पे किसका है सॉल्युबिलिटी, तो देखिए यहां पे किसका सॉल्युबिलिटी लिखना है आपको, देखो कि इसका मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो हम लोग जानते हैं किसका Ca का और इसका क्या है F का, कितना F है, अगर 2F है तो आप यहां 2F भी लिख सकते हैं 2F का। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या 2 है, तो ये क्या हो जाएगा पावर में चल जाएगा, तो यहां पे आप ना भी लिखे तो चलेगा, ये क्या चल जाएगा पावर में आपका चल जाएगा। तो देखो हमने कहां लिख दिया पावर में लिख दिया, किसका जितना गुना यहां पे रहेगा उसको आप पावर में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे 1 था इसलिए 1 लिखने से कोई फायदा नहीं था, यहां पे कितना है 2 है तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, तो अब यहां पे निकालिएगा एकदम Ca का सॉल्युबिलिटी कितना है S है, Ca का सॉल्युबिलिटी कितना है S है।
अब यहाँ पे देखिए एफ वाले का सॉल्युबिलिटी कितना है 2s है, कितना है 2s, लेकिन 2s का पावर कितना है 2 तो पावर हमने दे दिया, 2s का पावर कितना है 2, तो हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। तो देखो 2s को हमने 2 बार किया, 2s इंटू 2s कितना हो गया 2 दूनी 4, और s गुना s कितना हो गया s स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 4s स्क्वायर। 2s का अगर हमने पावर किया स्क्वायर किया तो 4s स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ एक s ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या हो गया 4s स्क्वायर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में s और s स्क्वायर मिलके क्या कर देगा s क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s क्यूब का फॉर्मेशन हो गया। तो 1:2 रेशियो में अगर कोई भी आपका स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट रहे तो उसका क्या हो जाएगा सॉल्युबिलिटी, तो हो जाएगा आपका 4s क्यूब, एकदम पक्का है, यही फॉर्म में आपका आ जाएगा 1:2 रेशियो वाले का। हमेशा कैलकुलेशन गड़बड़ी नहीं करना, बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ले लेते हैं ऐसे वाला AlCl3 वाला लेते हैं जिसका क्या हो जाए 3 वाला हो जाए, तो इसका रेशियो आपको पता है कि 1:2 क्या होना चाहिए, क्या है 3 है। एक एल्युमिनियम है तो 3 को कितना है क्लोरीन है, तो इसको तोड़ेंगे देखो यहाँ पे AlCl3 को, तो ये L में टूट गया और Cl में टूट गया, लेकिन Cl कितना 3 को, यहाँ पे 3 था 3 हमने कर दिया। ठीक है, अब एक आयंस का S लेते हैं, 3 आयंस का क्या हो गया 3s हो गया सॉल्युबिलिटी, एक आयंस का 1s तो 3 आयंस का 3s, 25 आयन का 25s ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग KSP लिख रहे हैं, क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, KSP बराबर, तो एल्युमिनियम जितना प्लस वाला उसका मोलर कंसंट्रेशन, जितना माइनस वाला उतना का कंसंट्रेशन आप लिखे 3Cl का कंसंट्रेशन। लेकिन ये बातें हम लोग पक्का रखते हैं, क्या रखते हैं कि यहां जो चीजें आएंगे, यहां जो आपका रहेगा जितना गुना रहेगा वो क्या होगा पावर में जरूर जाएगा। पावर हमने कर दिया कितना, पावर 3 कर दिया, पावर कितना कर दिए 3। अगर यहां 3 नहीं भी लिखे चलेगा, लेकिन यहां पे 3 आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो यहां पे हमने मान लिया ये L का सॉल्युबिलिटी कितना माने S, तो हमने यहां पे Al का सॉल्युबिलिटी S माना है, तो यहां पर भी S ले लिए। ठीक है, यहां पे Cl का कितना सॉल्युबिलिटी 3s, इसका पावर कितना है 3, तो 3 हमने दे दिया। ठीक है, अब 3s को 3 बार गुना करो, 3s को 3 बार गुना करो तो 3s गुने 3s गुने 3s, 3s गुने 3s गुने 3s, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 पले 1s 2s 3s, s s s 3s बराबर s क्यूब, मतलब क्या गया 27s क्यूब हो चुका है। क्या हो चुका है 27s क्यूब हो चुका है। ठीक है, अब इसके साथ ही क्या है ये कितना एक s और है, तो 27s क्यूब में एक s क्यूब s और आ जाएगा, तो s में सिर्फ अंतर हो जाएगा, तो s क्या हो जाएगा 4, तो 27s का पावर 4 हो जाएगा। तो अगर आपको दे दे 1:3 रेशियो में अगर आपको कोई भी सॉल्ट दे दे तो इसका हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27s का पावर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन यहां से रहेगा पक्का, इसलिए आपको क्या करना है अच्छे से सॉल्व करना, अच्छे से दिमाग लगा लगा के बनाना है और सारी बातों को समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका फुल्ली कंप्लीट होता है। आगे का चैप्टर जो स्टार्ट हो जाएगा वो पी ब्लॉक का चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही जल्द उसका वीडियो सारा वीडियो मिलेगा आपको। तब तक के लिए क्या है बाय, गुड नाइट, और एकदम क्या करना अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि आपका एग्जाम 100% होगा। ठीक है, बाय।